मैं इंद्रजीत वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज बरियावन, अम्बेडकर नगर, फिजिक्स प्रवक्ता, आप लोगों को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का क्लास शो करने जा रहा हूं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसमें प्रकाश हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी या सभी वस्तुएं जो है कि अंधेरे कमरे में अगर रखी जाए हो तो हमको दिखाई नहीं देती, परंतु जब हम कमरे में कुछ उजाला कर देते हैं या प्रकाश कर देते हैं तो वही वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। जैसे दिन में हम दिन के समय सूर्य जब निकलता है तो उस समय प्रकाश होता है, इसलिए हम वहाँ पे सभी प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश कहने का मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। अब प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा है प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश में विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण आदि गुण होते हैं। प्रकाश में इस प्रकार से अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिनमें हमको कक्षा 10 में आपको प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन का गुण पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का गुण पढ़ना है। अब इसमें होता है प्रकाश जो है एक किरण के रूप में चलती है। तो किरण कहते किसे हैं? किरण कहते किसे हैं? किसी प्रकाश स्रोत से एक सरल रेखा में, किसी प्रकाश स्रोत से एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में चले प्रकाश को प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश किरण जैसे ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है, यहां से कोई किरण ऐसे चले जिसे कहा जाए, जैसे प्रकाश सरल रेखा में चला जिसे कहा जाता है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश किरण, इसमें प्रकाश किरण पुंज के रूप में होती है। कई किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। कई किरणों के समूह को, जैसे किरणों का समूह है, जैसे कहा जाता है प्रकाश किरण पुंज, या इसे समांतर प्रकाश किरण पुंज भी कह सकते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज भी कहा जा सकता है। अब प्रकाश किरण को समांतर प्रकाश किरण पुंज, या फिर आपका होता है अब सारी प्रकाश किरण पुंज। अब सारी प्रकाश किरण पुंज आपका ये होता है जहां पे किसी बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हुई प्रतीत हो, किसी बिंदु से यदि प्रकाश किरण निकलती हुई प्रतीत हो, फैल रही हो, जैसे कहा जाता है अब सारी प्रकाश किरण पुंज। अब इस सारी प्रकाश किरण पुंज, अब सारी प्रकाश किरण अब सारी प्रकाश
किरण पुंज, जहां पे कई किरणें आके मिल रही हैं, तो कहा जाता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो इस प्रकार से आप ये प्रकाश किरण पुंज है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब इसमें होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। प्रकाश आपको बताया गया है किसी समतल चमकदार सतह से प्रकाश लौट जाता है। तो मान लेते हैं अब एक दर्पण है ये, जिसका एक भाग कलई किया गया हो, इस पे एक अभिलंब डाल देते हैं, इस पे एक अभिलंब डाल देते हैं ये। अब ये कोई प्रकाश किरण आ रही है और जितने कोण पे आ रही है इसे कहा जाएगा आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश या आपतित किरण। इसे कहा जाएगा अभिलंब। अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण, आपतन कोण। ये आपतित और अभिलंब प्रकाश, अभिलंब के बीच बना कोण है, इसे कहा जाता है आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, आई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आपका ये है अभिलंब बिंदु, अभिलंब बिंदु। अब प्रकाश किरण जितने कोण पे आई, अभिलंब परावर्तन के नियम से यहां से जितने पे है उतने ही अपने मार्ग से लौट जाएगी। इसे लौट जाएगी, इसे कहा जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ये परावर्तन कोण होगा, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ये अभिलंब बिंदु होता है। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन तथा अभिलंब बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे हम कह सकते हैं आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर। और इसमें है परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर के होता है। अब इसमें दोनों कोण ये बराबर होते हैं। उसके बाद आपको होता है इसमें समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? कांच का कटा हुआ वह भाग, कांच का किसी समतल कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल कलई किया गया है। किसी समतल कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल कलई किया गया हो समतल दर्पण कहलाता है। जैसे ये आपका है समतल दर्पण, समतल दर्पण,
कई भाग अलग किया होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए समतल दर्पण आप घर में जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, वो शीशा, आपका जो शीशा हम कहते हैं वो शीशा ना होके आपका एक दर्पण होता है जिसे समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अब समतल दर्पण है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, और वह बस दर्पण से जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यदि प्रतिबिंब आपका वस्तु यहाँ कहीं पे रखा गया है, यहाँ पे वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब इसका यहाँ पर ही बनेगा। जितनी दूरी, कहने मतलब जितनी दूरी पे वस्तु रखा गया होता है दर्पण से, उतने ही दूरी पे वस्तु प्रतिबिंब जो है पीछे की तरफ बनता है, यानी बराबर दूरी पा सकते हैं। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। दर्पण के सामने वस्तु रखा हो और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे। कितनी दूरी पर बनेगा? जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखा होगा दर्पण से, उतनी ही दूरी पर वस्तु और प्रतिबिंब पीछे बनेगा। उसके बाद होता है प्रतिबिंब। उसके बाद होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या चीज होता है? हम जिसे हम परछाई कहते हैं। प्रतिबिंब क्या चीज होता है? जिसे हम क्या कहते हैं? परछाई कहते हैं। परछाई। अब कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके लिए हमको आपको बताना है प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहले प्रतिबिंब होता क्या चीज है, पहले ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब होता क्या चीज है? जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति हमको दिखाई देने लगती है। जब किसी दर्पण में, जैसे ये दर्पण है, दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो इसमें हमारी आकृति, कोई वस्तु जैसे हम ही खड़े हैं तो हमारे दर्पण में हमारा आकृति इसमें क्या दर्पण में दिखाई देने लगेगा। जो दिखाई देने लगता है, जो आकृति हमको दर्पण में दिखाई देता है, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। वही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। अब वस्तु के किसी बिंदु से, किसी वस्तु से, कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इसके किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से, यहाँ कोई दर्पण रखा गया है, यहाँ कोई दर्पण रखा गया, इस बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं, जब यहाँ से इस बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं चलेंगी, चाहे दो रेखाएं चलाएं, चाहे हम दो से ज्यादा रेखाएं चलाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं, या कह सकते हैं प्रकाश किरण, रेखा न करके यहाँ पर क्या चीज, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण चलकर परावर्तन के पश्चात, अब ये यहाँ से तो चली, लेकिन यहाँ से चलने के बाद ये परावर्तन के पश्चात मान लेते हैं कहीं पे जहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आके ये दोनों मिल रही है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे आके मिल रही है परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पे, तो ये जो वस्तु है या बिंदु है, ये पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। यहाँ पे आके प्रकाश किरणें जो परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं, तो इसका क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब आपका जब प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। इसमें होता है प्रतिबिंब, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे अब कोई दर्पण अगर है तो दर्पण के अगर पहले, दर्पण है तो दर्पण के अगर पहले कोई वस्तु, ये है दर्पण, ये दर्पण है, यहाँ कोई वस्तु रखा गया है, ये बिंदु के आकार का, यहाँ से दो प्रकाश किरणें चली ऐसे, ये यहाँ से यहाँ पे आके मिल गई, तो यहाँ जब आके मिल रही हैं तो जैसा बिंदु यहाँ पे था ऐसे प्रकाश किरणें गई थी, यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पे आ गई। यहाँ जब मिल रही हैं तो जो दर्पण के पहले मिल रही है, जो दर्पण के पहले मिल रही है, आके कहने मतलब वास्तव में देखिए जो दर्पण के पहले मिल रहे हैं
उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब, अब अगर यहीं से बिंदु से चल रहा है कोई प्रकाश किरण, अब यहां से प्रकाश किरण गई यहां पर सीधे एकदम से, दूसरी भी प्रकाश किरण यहीं से सीधे निकल गई ऐसे, वो परावर्तित ना होकर सीधे इसमें पीछे की ओर इसका कहीं जो इधर मुड़ गई ये और ये इधर मुड़ गई। इसमें देखिए ये दर्पण लिया गया, ये बिंदु है, यहां से ये यहां दोनों, अब यहां पे ये दोनों ना हो गए, यहां से परावर्तित हो गई इधर, ये परावर्तित हो गई इधर। तो इसको आगे बढ़ाने पर ये ऐसे पीछे बढ़ाएगा तो इसका प्रतिबिंब यहां कहीं मिला, इसका प्रतिबिंब जाके यहां कहीं मिल रहा है। यहां पे जब यहां पे बन रहा है तो ये प्रतिबिंब आपका बन रहा है इतनी दूरी पे, इतनी दूरी पर प्रतिबिंब आपका बन रहा है पीछे यहाँ पे बन रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब, तो कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमारा कहाँ दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। कहाँ प्राप्त हो रहा है? दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। जब दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है और वो उसके पहले वाला वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा था? दर्पण के पहले प्राप्त हो रहा था। तो सीधे साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब हमको दर्पण के पहले प्राप्त हो वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जो दर्पण के बाद प्राप्त हो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, केवल इसको फोटो लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को हम इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बस इसका केवल क्या करते हैं? फोटो लिया जा सकता है बस प्रतिबिंब। अब उसके बाद आपको होता है गोलीय दर्पण। उसके बाद आपको होता है गोलीय दर्पण। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और फिर से देख लीजिए इसको। प्रतिबिंब जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं आपको दोबारा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपकी कक्षा 9-10 में ही नहीं, ये 11-12 में अगर प्रैक्टिकल में भी आपके पूछा जाता है कि प्रतिबिंब क्या चीज है, तो अधिकांश बच्चे नहीं बता पाते हैं इसको। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको दोबारा वो विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। प्रतिबिंब जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जिस वस्तु का प्रतिबिंब, तो जो आकृति बनती है उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या कह सकते हैं किसी वस्तु से 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें जब चलती हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें चलती हैं जो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाके मिलती हैं, जो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाके मिलती हैं। जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे यहाँ से प्रकाश किरण, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण चला, यहाँ पे कोई बिंदु था, यहाँ पे था, यहाँ से चला, ये कोई दर्पण या कोई चीज बीच में रखा हो, यहाँ पे यहाँ से परावर्तन के पश्चात चाहे यहाँ पीछे जाके मिले, चाहे यहाँ पे ये लौट के यहीं कहीं मिल जाए। तो अगर कहीं पे भी मिल रही है तो जो ये बिंदु हो रहा है या ये बिंदु हो रहा है, तो इस बिंदु का ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा और ये आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। अब बनेगा दोनों में से एक ही, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब बने चाहे आभासी प्रतिबिंब बने, दोनों प्रतिबिंब एक साथ नहीं बन सकते हैं। दोनों प्रतिबिंब एक साथ नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब आपका कह सकते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो साधारण भाषा में कह सकते हैं वो दर्पण के पहले प्राप्त होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। वो दर्पण के
पीछे प्राप्त होता है। जब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है तो उसको हम जो आभासी प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर केवल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बस केवल उसका फोटो खींच लिया जा सकता है, उसका केवल फोटो लिया जा सकता है। लेकिन वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण प्राप्त पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसका फोटो भी खींचा जा सकता है, उसका पर्दे पर वो प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया क्या चीज, प्रतिबिंब। अब उसके बाद आपका होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो होता है किसी कटे हुए गोले का वह भाग, किसी कटे हुए गोले का वह भाग जिसका एक तल कलई किया हो। जैसे ये गोला है, इसका कटा हुआ एक भाग, ये भाग इसको काट लिया गया। अब जब एक भाग काट लिया गया तो ये जो भाग कटा हुआ भाग है जिसका एक तरफ कलई किया गया है। अब कलई किया गया कि मतलब चाहे वो बाहरी भाग हो चाहे वो भीतरी भाग हो, चाहे बाहरी भाग हो चाहे इधर बाहर वाला पोर्शन कलई किया गया हो चाहे भीतर वाला पोर्शन कलई किया गया हो, उससे मतलब नहीं, कोई ये भाग कलई किया गया हो तो ये क्या कहलाया, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब कलई जो किया जाता है वो लाल आंख साइड से किया जाता है, निकल गया, लाल आंख साइड से भी किया जाता है इसमें। तो गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल कलई किया गया हो, या कह सकते हैं हम साधारण में पेंट किया गया हो, कह सकते हैं पेंट किया गया हो, तो वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण में ही आपका होता है क्या जी, इसमें इसे आपका ये जो बिंदु है इसे कहा जाता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये होता है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या चीज होता है, किसी कटे हुए गोले का या दर्पण का केंद्र, किसी दर्पण का केंद्र जो उसके केंद्र है उसे कहा जाता है क्या जी, वक्रता केंद्र कहते हैं। किस दर्पण का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है इसमें। थैंक यू। अब इसको हम आगे अब कल पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू, इसमें धन्यवाद।